हेलो, आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास है 28 मई 28 मई की। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, उसकी सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम चैनल पे मिलती रहेगी। कोई भी नई वैकेंसी आएगी उसकी भी पता लगती रहेगी। और इसके अलावा हम DSSB की चैनल के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अभी फ्लो हो जाएगा। कल मेरी इसलिए कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि कल मैं कहीं गया था, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच क्या नौसैनिक अभ्यास, क्या बोंगो सागर अभी हुआ है? हाईलाइट कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच क्या अभी बोंगो सागर अभ्यास हुआ है? तो ये हमारे किस देश के बीच हुआ है? ये न्यूज़ में भी आपने देख लिया होगा, बांग्लादेश। ये क्या लिखा, इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर। ये आप देख भी सकते हो, ये DD न्यूज़ से ली हुई वो है फोटो। अगर इसके बारे में हम कुछ देखें, यह क्या 24 से 27 मई के बीच हुआ है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच हुआ है। अभी आपको एक और सुना होगा आपने, एक न्यूज़ और करंट अफेयर की, बांग्लादेश ने क्या अपना चटगांव, जो एक तरह से पोर्ट है, वो भारत को यूज़ करने की पेशकश की थी। हमने ये भी करंट अफेयर के अंदर ही पढ़ा है। तो करंट का सवाल है, ये भी पता होना चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है। अभ्यास भारत के किस किस उसने अब वो मतलब भारत के किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो INS कोरा और सुमेधा, इन्होंने क्या हिस्सा लिया है इसमें। बांग्लादेश के युद्धपोत हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम देख सकते हैं। एक तो इनका अली हैदर, एक क्या उबेदा, इसने क्या बांग्लादेश की तरफ से हिस्सा लिया था। भारत की नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल हरि कुमार। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, WHO के डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? भारत के सभी आशा कार्यकर्ता, भारत के सभी NM, सभी नर्स या डॉक्टर, तो भारत की जितनी भी आशा वर्कर्स हैं उनको WHO ने क्या एक तरह से सम्मानित किया है 2022 में। क्या डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड ये मिला कि ने सभी आशा वर्करों को एक तरह से मतलब सम्मान दिया उन्हें। WHO इसका लोगो कई बार फेमस रहता है, तो देख लो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडोनम। ये क्या है? इसके महानिर्देशक है। ये इसके हेड कह सकते हैं, जो भी मन करे वो कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के साथ भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IAA पर साइन किया? तो आपने देखा होगा अभी बिल्कुल हाल ही में क्वाड समिट के दौरान ही भारत ने साइन किया है क्या? IAA USA के साथ, अमेरिका के साथ 23 मई 2022 को। हाँ, ये है विदेश सचिव वगैरह, ठीक है। भारत ने क्या ये किया है एग्रीमेंट साइन। क्वाड समिट के अंदर 4 देश है, पता होना चाहिए। एक तो इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक अमेरिका है, और वो क्या जापान। तो एक इस तरह की वो बन गई ना क्वाड्रिलेटरल संरचना, इसलिए से क्वाड समूह बोलते हैं। भारत अमेरिका के किस नए ट्रेड इनिशिएटिव में शामिल हुआ? भारत अमेरिका के किस नए ट्रेड इनिशिएटिव में शामिल हुआ? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। बहुत खबरों में भी रहा क्वाड के उसमें ये। इसके अंदर चाइना वगैरह शामिल नहीं हुए, लेकिन एशिया की लगभग 13 कंट्रीज के अंदर क्या शामिल हुई है। इसका मुख्यालय बनाने की वो कहाँ सोची है? सिंगापुर के अंदर। सदस्य देश कौन है? 13 देश। जापान है, साउथ कोरिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, US। ये 13 देश हैं। जो चीन और चीन के जैसे दो वो हैं कंट्री, उन्होंने इसमें नहीं लिया हिस्सा। अब ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, हाँ, द्विपक्ष है वो करना, क्लीन एनर्जी करना, टैक्स और करप्शन के बीच वो करना, मतलब कम करना टैक्स करप्शन, ये सब कुछ है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए मेनली ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये कोई इतना इफेक्टिव है नहीं है। भारत ने हिस्सा तो ले लिया क्योंकि भारत क्या क्वाड का मेंबर था, लेकिन ये IPEF कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अभी तो नहीं कर रहा था
जब जो बाइडेन हट जाएंगे, कोई नए पीएम आ जाएंगे या सॉरी प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तो शायद ये इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके इसे स्ट्रॉन्ग बना दे, लेकिन अभी के टाइम पे तो बस ऐसे ही है, चलता फिरता। नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पर आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। अभी वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस कहाँ मतलब आयोजित हुई है, जिसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति ने किया है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। क्या ये अभी हुई है 26 मई को। तिरुवनंतपुरम सबको पता है क्या केरल के अंदर है। इसकी थीम क्या थी, पावर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी थीम थी। ये कि इसका वो था राज्य के अंदर महिला विधायक, महिला जो राज्य के अंदर विधानसभा में महिला विधायक ऐड हो, महिला मंत्री बने, महिला डिप्टी सीएम स्पीकर, ये इन सब के अंदर महिलाओं की भागीदारी के लिए, या हम सिंपल कह सकते हैं भारत की आज़ादी में महिलाओं की भागीदारी और महिला अधिकार के ऊपर मेनली था। केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल के सीएम कौन है, पी विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी कौन है, तिरुवनंतपुरम। ये केरल की क्या है, राजधानी। याद रखना बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक की है। अभी देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022-23 में अपने बजट के अंदर वो कहा कि हम इतने रुपए खर्च करेंगे, तो कितने रुपए करेंगे, 6.15 लाख करोड़ रुपए। एक घुट पानी पी लूँ मैं, एक मिनट। उत्तर प्रदेश, अब आई ना आवाज थोड़ी तेज, पानी पी के। हाँ तो कितना है, 6.15 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई को क्या है अपना एक तरह से बजट पेश किया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि इस साल ना हम 6.15 लाख रुपए इसका खर्चा कर देंगे। अब खर्चा करेंगे कहाँ, तो वो देख लेते हैं। अगर हम देखें ना, सबसे पहले खर्चा कहाँ करेंगे उससे पहले इन्हें इनकम होती कहाँ से है, तो क्या है, एक तो टैक्स मिलता है, नॉन टैक्स राजस्व, केंद्रीय कर, मतलब दुनिया भर के टैक्स वगैरह से मिलके जो इन पे धन इकट्ठा होता है, वहाँ से तो इन्हें पैसा मिलता है। खर्च कहाँ करते हैं ये, पूंजीगत परिव्यय, ऋणों का प्रतिदान, ऋण देते हैं और टैक्स माफ वगैरह करते हैं, वेतन देते हैं स्थानीय निकायों में, सब्सिडी वगैरह, सहायक अनुदान, पेंशन, ब्याज और भी जितनी सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट स्कीम, वहाँ पे क्या है पैसा लगता है। लेकिन अगर हम एक बात देखें ना, इस समय उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुई, पंजाब हुआ और हमारा राजस्थान भी है कुछ हद तक, ये ऐसे स्टेट है। और एक सबसे वो तो भूल गए जिसने स्टार्ट किया, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये ऐसे राज्य बन चुके हैं इस टाइम भारत के जिनकी हालत क्या है, श्रीलंका जैसी। वो तो केंद्र सरकार का सपोर्ट है इसलिए चल रहे हैं, मतलब इसके अंदर किसी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, किसी की बहुत कम है अभी, लेकिन ये खतरे के निशान वाले सारे राज्य हैं। जो भारत के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर क्लास के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर ही, उन्होंने चेतावनी भी दे दी है इन सब राज्यों को कि आप अपने जो फ्रीबीज हैं, फ्रीबीज मतलब फ्री की चीज़ बांटना, इस पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, नहीं तो ये तो तुम भारत के अंदर हो इसलिए तुम मतलब तो केंद्र सरकार सपोर्ट कर देती है, पैसा मिल जाता है, नहीं तो श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। इस बात पे क्या है, इन्होंने चेतावनी दी है। लेकिन ठीक है, हमारा काम ये है बस पढ़ने का, और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। फ्री बीज में सबसे ज़्यादा ग्रसित राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब ऐसे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 2022-23 के अंदर जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लक्ष्य कितना रखा है, तो क्या 1 ट्रिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा होता है। भारत की जीडीपी अभी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने वाली है, अभी पहुंची नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर। उत्तर प्रदेश सरकार का जो इस साल का फिक्सल डेफिशिएंट है वो कितना है, 3.96। रुपए में देखें तो 81 लमसम 81,000 करोड़ रुपए का एक तरह से घाटा है नहीं। पिछले वित्तीय वर्ष में क्या था, 4.17% का था फिस्कल डेफिशिएंट। अब ये थोड़ा और कम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी चिंता का विषय तो है। फिस्कल डेफिशिएंट कैसे निकालते हैं, टोटल नॉन डेबिट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेबिट रेसिपिएंट। अभी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, हमें इसकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। अगर बहुत सिंपली भाषा में बात करें, फिक्सल डेफिशिएंट का मतलब होता है घाटा।
आपके पास कितनी पूंजी है, आपने कितना कमाया। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, आपने कितना कमाया और उसके अंदर से कितना उड़ाया है, कितना खर्च कर दिया। एक वो नहीं थी फिल्म, उसका नाम था, आप फिल्म नहीं देखनी है इसके, उसमें मैं बस वो एग्जांपल दे रहा हूँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। वो ही है, जब आपकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा आप रुपया कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या हो, फिक्सल डेफिशिएंट के अंदर जा रहे हो। कम रहे हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो, यही क्या है, फिक्सल डेफिशिएंट। अब आप कम रहे हो, खर्चा ज्यादा कर रहे हो, फालतू पैसा कहाँ से मिल रहा है, तो अब राज्य सरकार को तो केंद्र से मिल जाता है। लेकिन अगर कोई देश इस नीति पे चलने लगे जैसे राज्य चल रहे हैं, तो क्या होगा, कंगाल हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा उसका पूरा। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, ये कब है हमारा, हाँ कहाँ गया ये रहा, 25 मई, 25 मई को मनाया जाता है, 25। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और एक कह सकते हैं हम रिमार्केबल, जो वो नहीं होते फैसले, उनके अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क के पेशा मानते हुए, सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहमति से ऐसा करने वाले वयस्कों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की रोक लगाई है। देखो, कुछ को ये टॉपिक ऑफवर्ड भी लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना जजमेंट दिया था, हमें जानना तो चाहिए, जानना पड़ेगा भी। ये हमें कह रहा हूँ ना, एक फैसले होते हैं जो लीग में चलते हैं। ये भारत की एक तरह से रीति से अलग फैसला है। अब रीति का अलग का मतलब ये है, भारत के अंदर नॉर्मली लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है बात नहीं करते, बात करना नहीं चाहते। तो देखते हैं अनुच्छेद 142, इसके अंदर क्या कहा गया है, ये देखते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई भी टिप्पणी इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2022 को फैसला सुनाया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। तीनों जज को भी मैं दिखाऊंगा। संविधान 142 के अनुच्छेद के हिसाब से क्या है, इसके ऊपर एक तरह से फैसला आया है। ये आप पहले सुप्रीम कोर्ट की वही देख लो, वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। हम देखते हैं फार्मेसी एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है। इसी तरह से सेक्स वर्क है, या जो कोई भी पर्सन जो सेक्स वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, आज से पहले उसे वर्क नहीं माना जाता था, प्रोफेशन नहीं माना जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी एक प्रोफेशन के रूप में गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट told police department that they should neither interfere nor take criminal action against sex worker, कि उन्हें सेक्स वर्कर से इंटरफेयर मतलब उनके काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ नहीं करना है। प्रोस्टिट्यूशन क्या है, एक प्रोफेशन है, एंड सेक्स वर्कर आर एंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल ये प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। सेक्स वर्कर भी एक है, ये मानते हैं कि ये भी एक प्रोफेशन है, और जैसे हम और प्रोफेशन में उनकी प्रोटेक्शन देते हैं, डिग्निटी मतलब एक सम्मानजनक जीने का अधिकार होता है ना हर प्रोफेशन में, तो सेक्स वर्कर को भी वो देंगे लॉ के मुताबिक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पुलिस डोंट हैव राइट टू क्वेश्चन देयर प्रोफेशन, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इस बारे में उन लोगों से क्वेश्चन पूछने का। देखो भारत के अंदर ये क्या है, सेक्स वर्क को तो क्या कर दिया अलाउ, लेकिन ऐसी जगह जहाँ ये काम होते हैं, सेक्स वर्क वाले काम होते हैं, रेड लाइट एरिया बोलते हैं जिन्हें, ये ऐसे एरिया पे क्या है, पाबंदी है। इस ये एरिया है, इस एरिया के जो ओनर होगा इस एरिया का, या जो भी होगा उस पर तो पाबंदी है, लेकिन यहाँ जो लोग वर्क कर रहे हैं सेक्स वर्क, इन पे क्या है, इन्होंने कह रखा है कि ये एक वर्क है, आप इन्हें ना पुलिस ना जेल में डाल सकते हो, ना इन पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ सेक्स वर्क को लीगल कर दिया, और जो ये एरिया होता है जहाँ ये सेक्स वर्क होता है उसे लीगल कर रखा है। तो फिलहाल ये इस समय की स्थिति है भारत की। मैं अपनी तरफ से कोई भी टिप्पणी ऐड नहीं कर रहा हूँ, हर एक बात लिखी हुई है और वही मैं बता रहा हूँ। सेक्स वर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देखो, पहले थे 3 जज थे, ये क्या थे, इनके हेड थे, और ये 3 जजों की क्या थी, पीठ थी। BR गवाई, AS बोपन्ना और क्या नागेश्वर राव, इन्होंने क्या इसका वर्डिक्ट दिया। अगर हम बात करें तो तो ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन दिया। एक बात और कही है, जो बच्चे होते हैं ना, ये मेन बात है,
जो ये सेक्स वर्कर के बच्चे होते हैं, इन्हें कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि मतलब इन्हें जबरदस्ती बंधक बना रखा है। तो ये कह रखा है अगर कोई वर्कर ये प्रूफ कर रहा है कि ये उसका बच्चा है, तो उसे उसकी मदर से अलग नहीं किया जाएगा। ये भी क्या है, कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइंस जारी की है, तो इसके ऊपर भी है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्स वर्कर के बच्चों को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी शालीनता और गरिमा से जीने का अधिकार है। उन्हें भी एक बेसिक प्रोटेक्शन चाहिए समाज से। यदि कोई नाबालिग वैश्यालय या यौन कर्मियों के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं मानना चाहिए कि ये भी क्या इस कार्य में लिप्त है, तस्करी की गई है उस बच्चे की, उस बच्चे को जबरन बंधक बनाया है, ऐसा नहीं मानना है। यौन कर्मी का दावा है कि यह उसकी बेटा बेटी है, और अगर इसका पुलिस प्रशिक्षण कर सकती है कि जांच कर ले सच बोल या नहीं, और अगर वो सच पाई गई तो इस पर मतलब कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही। बाकी कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट होगी तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। आज की क्लास में इतने ही। थैंक यू सो मच। क्या